हेलो बच्चों, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 12th बोर्ड के लिए फिजिक्स। जो स्टूडेंट 12th 2026 में देंगे उनके लिए ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ज़्यादा कुछ नहीं। बोर्ड के लिए हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो ये है फिजिक्स की किताब, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12th और ये पार्ट 1 है। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो आपको 2 किताब मिलेगी। एक मिलेगी पार्ट 1 और दूसरी मिलेगी पार्ट 2। तो पार्ट 1 को कहा जाता है कि ये बड़ी है, मतलब कि इसमें ज़्यादा सिलेबस है और डिफ़िकल्ट भी है। सेकंड पार्ट आसान होती है और उसमें चैप्टर भी कम है, मतलब सिलेबस उसमें कम है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, रेगुलर हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे इसमें, तो सिलेबस आपको मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है, रेशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक्स, मतलब कि कुछ सिलेबस को बहुत कम कह सकते हो। फिजिक्स में बहुत कम, केमिस्ट्री में तो ज़्यादा हटाया है, फिजिक्स में कुछ रिमूव किया हुआ है। ओवरलोडिंग होने की वजह से बच्चों की परेशानी होती थी, उसकी वजह से बहुत कम, ज़्यादा नहीं कर सकते। सेकेंड बुक में ज़्यादा रिमूव किया गया है, एनसीईआरटी के फर्स्ट किताब में कम है, केमिस्ट्री में आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हटाया गया है। इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक इट इज इम्परेटिव टू रिड्यूस कंटेंट्स लोड ऑन स्टूडेंट्स। आप इतने से आप समझ गए हैं कि एनसीईआरटी ने अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ये रूल निकाला है कि भाई जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है या जो रिपीटिंग है या जो कंसेप्ट 2 बार आ जाती है उसको आप रिमूव कर दो, तो सिलेबस कम लगेगा और बच्चों के ऊपर लोड कम पड़ेगी। मिला जुला कर ये बातें लिखी हुई है, तो इसमें हम लोग को ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है, टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है कि भाई कौन कौन लोग इसमें टेक्स्ट बुक को तैयार करने में सहयोग किए हैं। एक्नॉलेजमेंट्स है, उसकी कोई आपको ज़रूरत नहीं है। प्रीफेस है। नेक्स्ट है कंटेंट्स। देखिए कंटेंट्स में आप देखेंगे तो चैप्टर 1 में आपको इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स मिलेगी। ये बड़ी चैप्टर में आती है, इसमें सिलेबस ज़्यादा होती है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसको आप ये कह सकते हैं कि समझने के लिए अगर देखा जाए तो ये डिफ़िकल्ट में आती है। तो बच्चे शुरू में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो फिर उनको दूसरी चैप्टर जो है काफ़ी कठिन लगती है। दूसरी चैप्टर में सिलेबस भी ज़्यादा है और डिफ़िकल्ट भी है, समझने के लिए ये कठिन होती है। सेम उसी तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म उसके बाद आसान लगती है। अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती है और फिर अल्टरनेटिंग करंट आसान है और ये छोटा सा चैप्टर है और इसके बाद ये बुक समाप्त हो जाती है। तो आज से हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब बात यहाँ पर ये है कि हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स है, तो शुरू में आ रही है इंट्रोडक्शन। किसी भी चैप्टर का पहला होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये होता है कि हम इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है जिस पर फोकस दिया जा सकता है। तो ये इंट्रोडक्शन में आती है, तो सारे मैं बताऊंगा, इंट्रोडक्शन भी बताऊंगा। मेरे जो पढ़ाने का तरीका ये होगा, मैं खुद हेडिंग दूंगा और क्या हेडिंग में लिखूंगा 1.1 इंट्रोडक्शन। तो जो एनसीईआरटी में लिखी हुई बातें हैं उसको एक टीचर कैसे एक स्टूडेंट को प्रेजेंट करता है, कैसे अपनी भाषा में उसको लिख कर बच्चों को समझाता है, उस तरह से मैं करूँगा। सेम उसी तरह से मैं पढ़ाऊँगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आ जाएगा 1.2 में इलेक्ट्रिक चार्ज, तो मैं बताऊँगा कि बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, उसको कैसे डिस्कवर की गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे प्रोड्यूस की जाती है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके नेचर क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें जो है इलेक्ट्रिक चार्ज में जो जो बातें आएगी ये बातें मैं डिस्कशन करूँगा आपके साथ। अब जैसे सपोज दैट ये डायग्राम आई है, इस डायग्राम का क्या मतलब है। ओके, इसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। आगे इसमें क्या लिखी हुई है, लाइक चार्जेज, अनलाइक चार्जेज, रिपेल, अट्रैक्ट, क्लियर है, पोलरिटी ऑफ चार्जेज, ये सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर, तो इन चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से इंट्रोडक्शन से। तो क्या होगा इंट्रोडक्शन में, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको इस तरह से एक सेटअप बना रखा हूँ, इस तरह से, और इसमें एक नोट्स आपका प्रिपेयर्ड होगी बोर्ड के लिए, जो अच्छे ढंग से आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं अगर आप समझे हैं तो। क्लियर है।
तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। चैप्टर 1 में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स पढ़ना है। तो पहले तो इलेक्ट्रिक चार्जेज के बारे में आपको जानना होगा, फिर फील्ड्स के बारे में जानना होगा, फिर फील्ड्स क्या क्या कर सकती है ये पढ़ना है। ओके, तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में ये पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, ये फिजिक्स का ही पार्ट्स है जिसमें हम लोग बात करेंगे इट इज branch of physics in which we study about इलेक्ट्रिक फोर्स की हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। फिर क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट। कहने का मतलब है कि सपोज दैट कि ये कोई एक बॉडी है और इस पर हम एक इस तरह से कोई चार्ज है, ये मान लीजिए कि चार्ज है, एक बॉडी है, ये चार्ज है और ये चार्ज किस में है, रेस्ट में है, चार्ज रेस्ट। अगर कोई चार्ज है यहाँ पर, अभी चार्ज क्या है हम पढ़ेंगे, चार्ज है यहाँ पे, तो वो रेस्ट में रहेगी या मोशन में होगी। तो जब मोशन में होगी तो करंट हो जाएगी, करेक्ट। और जब रेस्ट में रहेगी तो ये वाली चैप्टर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी फील्ड क्रिएट करेगी, फील्ड फोर्स वगैरह वगैरह। इसको एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो लिखा होगा स्टैटिक, लिखा होगा स्टैटिक चार्ज इसको बोलता होगा, और इसको बोलते हैं डायनामिक, मोशन वाला को हम लोग डायनामिक बोलते हैं। क्लियर है। इसको एक और वर्ड बोली जाती है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे हो गया बच्चों चार्ज, और स्टैटिक का मतलब रेस्ट, स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो है आपको चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड, यहां तक बात करेंगे। और जो पोटेंशियल मैंने लिखा है ये सेकंड चैप्टर में चला जाएगा, ये भी रेस्ट चार्ज के लिए ही बात की जाती है। मतलब कि इसमें जो है मेन जो है वो है चार्ज है, फोर्स है और फील्ड है। तो फोर्स भी बहुत सारे वर्क करेगी, मोशन ला देगी, किसी पार्टिकल का मोशन हमने पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, वहाँ चली जाएगी। फील्ड आपको बहुत सारे वर्क करेगी, फील्ड फ्लक्स लाएगी, डाइपोल लाएगी, तमाम वर्क ये करेगा। तो इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें पढ़नी है। ओके, अब बात आती है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक अगर हम चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरह से प्लस माइनस क्यू का सिंबल देते हैं। यह बातें आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच अट्रैक्ट या रिपेल एनी अदर चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी कोई है उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी और रिपेल करेगी। इस तरह की बातें आप इसमें लिख सकते हैं। बेसिकली इसमें जो चार्ज की जो बात आती है वो आती है कि कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट चार्ज प्रोड्यूस्ड on the body due to rubbing, रब करने से
एक दूसरे पर फ्रिक्शन करने से क्या होती है कि चार्ज प्रोड्यूस हो जाती है। सपोज दैट अगर एग्जांपल में अगर आप बात करें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि आपके पास एक ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड मतलब कि एक रॉड है जो ग्लास से बना हुआ है एंड सिल्क क्लोथ है। ग्लास रॉड है और सिल्क क्लोथ है और इन दोनों को क्या करते हैं, रबिंग करते हैं। दोनों को रबिंग करेंगे तो चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगी। कैसे चार्ज प्रोड्यूस होगी? ग्लास जो रॉड होगा, ग्लास रॉड, उस पे आएगा प्लस चार्ज और जो सिल्क क्लोथ होगा, सिल्क क्लोथ, उस पे आएगी निगेटिव चार्ज। क्लियर है? रबिंग करने से क्या होती है कि पार्टिकल का ट्रांसफर होती है, एक दूसरे से ट्रांसफर कर जाती है। उसी तरह से बच्चों प्लास्टिक रॉड लेते हैं। प्लास्टिक रॉड आपने सुना होगा कि प्लास्टिक तो इंसुलेटर होता है, लेकिन हम उसे रबिंग करके चार्ज कर सकते हैं। रब करने के बाद चार्ज होती है। और कैट फॉर का मतलब होता है जैसे बिल्ली है तो उसके गर्दन पे जो बाल है उस पे अगर आप इस तरह से रबिंग करते हैं तो प्लास्टिक जो रबिंग करते हैं, आपको मैं शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ। रबिंग करते हैं तो प्लास्टिक की जो रड है उस पे निगेटिव चार्ज आती है एंड कैट फॉर पर पॉजिटिव चार्ज आती है। अब इस तरह से जब रबिंग किया गया तो दो ग्लास रॉड को अगर लाया गया, दो ग्लास रॉड को, तो एक दूसरे को क्या किया, उसने रिपेल किया। जैसे दो ग्लास रॉड को आमने सामने ला रहे हैं, सपोज दैट्स की एक ग्लास रॉड है, यहाँ पर हैंडल लगाया हुआ है जो इंसुलेटिंग होगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आई है ग्लास रॉड पे। अब फर्दर एक और ग्लास रॉड लाए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। ये इसको रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे को ठेल रही है। तो पहले इसको रबिंग किया गया और रबिंग करने के बाद दोनों को पास लाया गया। तो पास ला गया तो हमको ये फीलिंग हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है। तो ये कहना पड़ा कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया है। तो जाहिर सी बात है जब ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आया होगा। क्योंकि बेसिकली हम लोग जानते हैं कि इस पे कोई चार्ज पहले नहीं थी ग्लास रॉड पे, लेकिन कोई चार्ज आई तो इस पे जिसके द्वारा घसीटा गया है, जिस पे रबिंग किया गया है, उस पे इसके जस्ट अपोजिट वाली चार्ज आई होगी। क्लियर है? उसी तरह से प्लास्टिक रॉड है और कैट फर है, रबिंग किया गया तो प्लास्टिक रॉड पर निगेटिव और कैट फर पर क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव आ गया। अगेन अब इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ग्लास रॉड। ठीक बच्चों, ग्लास रॉड ये वाला हो गया और ये हो गया इंसुलेटिंग हैंडल। इंसुलेटिंग हैंडल। अगेन अब ग्लास रॉड को और प्लास्टिक रॉड को, ग्लास रॉड ये हो गई ग्लास रॉड, हैंडल प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे आ गया प्लास्टिक रॉड, हैंडल माइनस 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 माइनस। तो पता चला गया कि ये अट्रैक्ट कर रही है, मतलब ये इसकी तरफ जा रही है और ये इसकी तरफ जा रही है। दिस इज द सिंबल फॉर द अट्रैक्शन और दिस इज द सिंबल फॉर रिपल्सन। दिस इज द रिपल्सन सिंबल। इस तरह से मैंने रिपल्सिव किया है कि ये इसको ठेल रहा है, इसको ठेल रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रबिंग के द्वारा बेसिकली हम लोग चार्ज प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये हैंडल है, इंसुलेटिंग हैंडल है, क्योंकि कोई भी आदमी इस हैंडल को, है ना, इस हैंडल को पकड़ेगा, ठीक है, और फिर वो आदमी ग्राउंड पे रहेगा तो ग्राउंड एक कंडक्टर है, आदमी का हैंड एक कंडक्टर है, और इसको जब जब इसको पकड़े रहेगा और यहाँ हैंडल नहीं लगा रहेगा, यहाँ पकड़ेगा, तो इसमें पता ही नहीं चलेगा कि चार्ज प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है वो इस आदमी के हाथ के थ्रू उसके बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा और बॉडी में ट्रांसफ़र करने के बाद सीधे अर्थ में चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इंसुलेटिंग हैंडल की बात की गई है और इसका कोई दूसरा कोई मीनिंग नहीं है। बच्चों मैं दिखाना चाहता हूँ, ये डायग्राम है। डायग्राम में अगर आप देखोगे यहाँ पर क्लियर है कि ये सिल्क थ्रेड है। सिल्क थ्रेड का मतलब ये इंसुलेटिंग थ्रेड है। ओके ओके। और इसको हमने क्या कर दिया है, इसको इस तरह के कंटेनर में इस ग्लास रॉड को फिट किया है आफ्टर रबिंग, और इस ग्लास रॉड को ऐसे फिट कर दिया और दूसरा ग्लास रॉड यहाँ पर लाया। तो मैंने ये देखा कि ये जो फ्री हैंड है, मतलब ये इसको कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है, बांध के नहीं रखा गया है। जैसे यहाँ पर ग्लास रॉड लाया गया ना तो ये देखा गया कि इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है।
चूंकि फ्री है रोटेट होने के लिए या शिफ्ट होने के लिए फ्री है, तो देखा गया कि ये इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इससे पता ये चल रहा है ना कि इस रड पे और इस रड पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। हम डायरेक्टली ये बात नहीं कर सकते हैं कि रब करेंगे तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम पहले उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगेन ग्लास रड के साथ रिपेल किया, अगेन प्लास्टिक रड को और प्लास्टिक रड को पास में लाया तो ये भी रिपेल कर दिया, ठेल दिया। अगेन प्लास्टिक रड और ग्लास रड को लाया तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाने लगे, मतलब अट्रैक्ट हो गया। तो इससे ये हमको कंक्लूजन निकलता है, हमको इससे मालूम क्या होता है कि ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ के साथ अगर रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं, तो ग्लास रड पे पॉजिटिव। प्लास्टिक रड को अगर कैट फर पे हम रबिंग करते हैं तो प्लास्टिक रड पे नेगेटिव और कैट फर पे पॉजिटिव। उसी तरह से सिल्क पर नेगेटिव। अब फिर हमको क्या मालूम हो रहा है, ये मालूम हो रही है कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है, इस एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ा। और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करती है और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को रिपेल करती है। इसका मतलब ये होता है। और जब भी इस तरह का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पोलैरिटी ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? पोलैरिटी ऑफ चार्ज। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए। ओके, अब इसी में अगर मैं नेक्स्ट आगे इसको कंटिन्यू करूँ तो हमें क्या मालूम होगा, कुछ इस तरह का हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव कोमा निगेटिव एंड निगेटिव रिपेल ईच अदर। इसे ये पता चल रहा है, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, सेम अगर बात करूं मैं, कोमा पॉजिटिव एंड निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट कि इस तरह का एक सेलिंग बना दिया मैंने और दो कोई स्टील बॉल ले लिया और उस पर मैंने चार्ज रख दिया, जैसे कि प्लस और प्लस, तो इस तरह से शेप बना लेंगे। जैसे ही चार्ज को हटा देंगे ना तो दोनों कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। जैसे अमाउंट इक्वल चार्ज रखेंगे ना तो ये इधर और ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कि निगेटिव में, तो निगेटिव में भी वैसा ही होगा, ये है और ये है, तो यहाँ निगेटिव है, तो क्या होगा? सेम ऐसे रिपेल कर जाएगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ ये ठेल देगा। मतलब कि सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं, तो रिपेल करते हैं तो इसको डायग्राम में हम कैसे दिखाएंगे? सेम इस तरह से देखते हैं। और जो डिफरेंट नेचर के चार्ज होते हैं, सपोज दैट कि दो बॉल है और यहाँ पर रखा हुआ है, कब है यहाँ पर है? जब चार्ज नहीं है। जैसे प्यारे बच्चों चार्ज रखेंगे तो कुछ इस तरह के हो जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं। तो ये डायग्राम आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करेगा। ओके, तो हम लोगों ने ये देखा अभी तक कि रबिंग के द्वारा चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है, एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करके आप चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर कंसेप्ट को देखा जाए यहाँ पे, तो चार्ज आपके हो गए, चार्ज हो गए पॉजिटिव ऐसे Q या O, निगेटिव ऐसे O और पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज में हम लोग अगर फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल की बात करें तो प्रोटॉन आएगा। क्या आएगा? प्रोटॉन। और ये क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली बार हम लोग अगर चार्ज के बारे में अगर बात करेंगे तो दो आएगी पार्टिकल, ये बहुत छोटी पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल, दोनों स्मॉल पार्टिकल है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर आया है इसलिए क्योंकि ये ऐसा पार्टिकल है जिनके पास चार्ज होता है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेचर का, नेचर ऑफ चार्ज, टाइप हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। नेचर ऑफ अगर चार्ज की बात करें तो पहला जो नेचर होती है वो है अट्रैक्ट, यही नेचर है इसकी, अट्रैक्टिव नेचर। तो अट्रैक्टिव नेचर क्या होगी? जैसे कि यहाँ पर रहेगा एक चार्ज, एक यहाँ पर चार्ज रहेगा, यहाँ पर प्लस Q और यहाँ पर माइनस Q। अब इसको फ्री छोड़ देंगे ना तो एकदम लाइन ज्वाइनिंग एक दूसरे की तरफ ये मूव कर सकती है, चलने लगेगी। ठीक है ना? अट्रैक्टिव नेचर में ऐसा होता है। तो जनरली जैसे कि ये हो गया इलेक्ट्रॉन और ये हो गया प्रोटॉन, जनरली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अट्रैक्टिव नेचर। दूसरा हो गया रिपल्सिव नेचर। रिपल्सिव नेचर, तो रिपल्सिव नेचर में अगर आप देखिएगा तो ये प्लस Q, ये भी प्लस Q, दो चार्ज पार्टिकल है, लाइन ज्वाइनिंग देखिएगा, और इसको फ्री छोड़ेंगे ना तो पता चलेगा कि एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। वैसा ही अगर यहाँ पर है निगेटिव
और यहाँ पर भी है नेगेटिव। लाइन ज्वाइनिंग ऐसे मिला दीजिए और फिर छोड़िएगा तो एक दूसरे से क्या होगा, दूर भागेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया रिपल्सिव नेचर और ये हो गया अट्रैक्टिव नेचर। अगली बात इसमें करेंगे, बात की यूनिट। अगर यूनिट की बात करेंगे, यूनिट तो चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलाम्ब। ये होता है कूलाम्ब होता है और इसका सिंबल सी होता है। क्या होता है? सी। उसी तरह से अगर बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई हो गया माइनस और इसका सिंबल -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। प्रोटॉन की बात करेंगे तो सिंबल प्लस देते हैं और इसका चार्ज प्लस होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है। क्लियर है? ओके। अब ऐसा है कि चार्ज का कहाँ कहाँ पे हम लोग बेसिकली देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात कि जो चार्ज का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि बारिश में आप देखे होंगे स्पार्किंग होती है अक्सर, तो ऐसा बताया जाएगा कि ऊपर में जो लेयर बनी हुई है या आइस का या जो भी मटेरियल्स हो, उसके लेयर एक दूसरे पर क्या करते हैं, खसकते हैं, एक दूसरे पर फ्रिक्शन होते हैं। इसके चलते क्या करती है, चार्ज प्रोड्यूस करती है और वो चार्ज क्या कर जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप कर जाती है। एक जगह से मटेरियल दूसरी जगह ट्रांसफर करेगी तो एक जगह पॉजिटिव और दूसरी जगह नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल डेवलप होगा और उस हाई और लो पोटेंशियल डिफरेंस के चलते उसमें इलेक्ट्रिक करंट चलेगी। वो इलेक्ट्रिक करंट ही क्या करती है, स्पार्क कर देती है। तो इस तरह से आपने सुना होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन जो नाम का साइंटिस्ट थे, इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके और चार्ज के बारे में डिस्कशन किया था। तो ये है चार्ज का कंसेप्ट और ये इनफ है इतना। अगर मैं बात करूँ 12th के लिए तो ये काफ़ी है चार्ज के बारे में। अब आता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या समझ लेंगे और कैसी बात करेंगे। देखिए कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, कंडक्टर्स तो इसमें जो होते हैं बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, या आप ऐसा कह सकते हो मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि वैसा इलेक्ट्रॉन जो पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरे जगह उसको ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं, उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये क्या करती है, कंडक्ट करती है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी होती है, मैंने करंट फ्लो कर सकती है। ओके। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, मेटल है, मेटल और अर्थ है। अर्थ की बात इसलिए करता हूँ कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करना है। ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, जो कि ये सब कंडक्टर के अंदर आती है, जिससे आप इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करा सकते हैं। ओके। दूसरा है आपको इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स है तो इंसुलेटर में होती है नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन ग्लास रॉड था तो ग्लास जो रॉड था उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे, लेकिन रब करके आप उसमें चार्ज प्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन उस चार्ज का अमाउंट बहुत कम होगा, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी इतना डेवलप नहीं कर लेगा जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर दें, इसीलिए उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं या नो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें जैसे कि एग्जाम्पल में होगा ग्लास होगा, ग्लास होगा, रबर होगा, ड्राई वुड होगा, प्लास्टिक है, ये सब में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन को हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जैसे आप रबिंग करते हैं, रबिंग करते हैं, तो रबिंग जब करते हैं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक इंसुलेटिंग हैंडल का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और इस हैंडल को आप मान लीजिए कि अपने हाथों से इसको पकड़ लिए हैं, सपोज दैट्स, तो इस पर क्या कर जाएगा, चार्ज प्रोड्यूस करेगा। अब कोई आदमी अपने हाथ से पकड़ा है और ग्राउंड पे खड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग एक इस्तेमाल करते हैं इंसुलेटिंग हैंडल। ये इंसुलेटर हो गया, इंसुलेटिंग हैंडल। अब मैं समझा रहा हूँ इसको, है ना, ये जो है ना कंडक्टर और इंसुलेटर, थोड़ा सा अच्छे ढंग से इसको समझा रहा हूँ। जैसे आपने रबिंग कर दिया तो यहाँ पर चार्ज आ गया, ध्यान देना, यहाँ पर आ गया चार्ज। अब ये इंसुलेटिंग हैंडल को आपने पकड़ा है, इसको आपने नहीं पकड़ा है, क्योंकि ये हो गया इंसुलेटर। देखो इंसुलेटिंग हैंडल क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया, इंसुलेटर हो गया, और ये वाला हिस्सा कंडक्टर हो गया। ये वाला हिस्सा क्या हो गई, ये वाली हिस्सा कंडक्टर हो गई। ये हो गया इंसुलेटिंग हैंडल, इंसुलेटर हो गया। फिर तुम्हारा हाथ है, ये हैंड है, हैंड, फिर ये क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, फिर ये
कंडक्टर हो गया, ये हैंड कंडक्टर हो गया। लेकिन उसके बीच में क्या है, इंसुलेटर है, इसीलिए चार्ज यहाँ पर रुका हुआ है। मतलब आप इसको चार्ज कर देते हैं। क्लियर है, इसको चार्ज किए हुए हैं। अब यहाँ पर भी अगर सपोज दैट कि कोई रड होता या कोई स्पून होता तो क्या होगा कि वो हाथ में चार्ज आ जाएगा, कंडक्टर है तो चारों तरफ फैल जाएगा। चार्ज क्या करेगा, चारों तरफ फैल जाएगा, और फैलने के बाद हाथ में आएगा, हाथ से आपके बॉडी में जाएगा, और बॉडी से आपको ग्राउंड में चला जाएगा। तो इसीलिए इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप एनसीईआरटी को डिस्कस करोगे, आप बढ़िया से पढ़ोगे आप एनसीईआरटी को डिटेल में, तो आपको कुछ इस तरह का कंसेप्ट और मिलेगा कि जैसे कि एक स्पून है, ये एक स्पून है ना, स्पून है, और इसको आप हाथ से पकड़े हो, सपोज दैट्स ये हाथ है, आप इसको पकड़े हुए हो, ठीक है, और इसको रबिंग करना स्टार्ट कर दिए, रबिंग करना स्टार्ट कर दिए, तो इस पर चार्ज तो प्रोड्यूस होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा, चार्ज, लेकिन वो चार्ज क्या होगा, ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा। और ये स्पून का हिस्सा है, मतलब ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये हैंड कंडक्टर है, और ये सीधे कहाँ चला जाएगा, बॉडी से होते हुए ग्राउंड में चला जाएगा। मतलब कि कोई चार्ज इस पर नहीं मिलेगा। आप समझ रहे बात, कुछ देर के बाद यहाँ पर क्यू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, कोई चार्ज नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कंडक्टर में चार्ज चल भी सकता है, चल भी क्या सकता है, चलेगा, कंडक्टर में चार्ज चलेगा। जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पर हाई पोटेंशियल, और जहाँ पर नेगेटिव होगा वहाँ पे लो पोटेंशियल, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का मूवमेंट होने लगता है, चलने लगता है। इसी तरह से बच्चों अगर आप एनसीईआरटी के डायग्राम में देखोगे कुछ इस तरह से एक डायग्राम बनाया होगा, आप देख सकते हो। जैसे कि पेज नंबर अगर बात करोगे, पेज नंबर अगर 4 की देखेंगे तो रफ एक डायग्राम है, इस तरह से कुछ है। यहाँ पर एक बॉल है इस तरह से, और इस तरह से कुछ कर कर ऐसे यहाँ पर कर दिया है, और इस तरह से यहाँ पर लाया है, ओके, और यहाँ पर लाकर कुछ इस तरह से आपको देखेंगे तो कुछ मिलेगा आपको इस तरह से, ऐसे। ये क्या है, गोल्ड है, गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ कहने का मतलब ये हुआ कि गोल्ड का एक पत्ता बनाया है। गोल्ड का पत्ता इसलिए बनाया गया कि गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है जिसको आप पीट पीट के बहुत पतला कर सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ से कुछ एक ग्लास रड लाया उसने, इसने ग्लास रड लाया यहाँ पर, और इस ग्लास रड पर ऐसे पॉजिटिव चार्ज ला दिया, ऐसे देखो, ऐसे 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 पॉजिटिव चार्ज लगा, और अब इसको क्या कर दिया, टच करा दिया, माने कि थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दो, प्लस प्लस प्लस। तो यहाँ पे जब ये ग्लास रड पर जो प्लस चार्ज है ना, वो बिल्कुल यहाँ पर आ गया, ट्रांसफर हो गया, यहाँ से फिर यहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ आ गया। ये रड है, ये पूरा रड है, ये पूरा मटेरियल है, मतलब कि ये आयरन कह सकते हो। और इस गोल्ड जो लीफ है ना, इस पे पूरा चार्ज ऐसे ऐसे चारों तरफ चार्ज ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसे क्या पता चल रहा है, ये मालूम चल रहा है कि चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, किसमें, कंडक्टर में। इसका मतलब हुआ, आया बात समझ में, ये बात समझ में आई। तो ये था आपको कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं यहाँ पे, तो हम लोगों ने चार्ज को प्रोड्यूस किया था बाय द फ्रिक्शन, रबिंग, और दूसरा यहाँ पर है कि एक कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब आप इसको टच करोगे तो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर होती है चार्ज। पहली बात है कि इसको रबिंग करते हैं, रबिंग करने पर इक्वल चार्ज प्रोड्यूस होंगे, अपोजिट नेचर होंगे। एक पे पॉजिटिव होगी, दूसरे पे नेगेटिव होगी। पॉजिटिव पॉजिटिव वाली रिपेल करती है, नेगेटिव नेगेटिव वाली रिपेल करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली अट्रैक्ट करती है। क्लियर है, कोई डाउट, ओके। अगेन इसमें हम लोग पढ़े हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स का मतलब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएगा। मेटल होते हैं, अर्थ होते हैं, ह्यूमन बॉडी होती है, बहुत सारी मटेरियल होती है। इंसुलेटर में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते, जैसे ग्लास, रबर, ड्राई वुड, प्लास्टिक वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन कैसे कंडक्टर में चार्ज फ्लो करते हैं और इंसुलेटर में नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाथ का एक सिंबल दिया हूँ ह्यूमन बॉडी का, और यहाँ पर इंसुलेटर दिया हूँ, और यहाँ पर चार्ज ग्लास रड है। तो इसके हाथ एक कंडक्टर है, इधर ग्लास रड में चार्ज है, और बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो ये चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। तो ये पहला लेक्चर है, यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ, चैनल पर अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे।